हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि जो राज्य नीति निर्देशक तत्व हैं वो 51 का अनुच्छेद में रखे गए हैं। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं मौलिक अधिकारों की और मौलिक कर्तव्यों की। आज बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। दोस्तों, इनके बारे में जानने से पहले थोड़ा हम इसके बारे में जानिए, इसका अर्थ क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। जैसा कि दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, बात करेंगे मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों को एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा जा सकता है। तो मौलिक अधिकार हैं और जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको एक दूसरे के पूरक के रूप में, यानी जैसे एक सिक्के के दो पहलू, इसके रूप में देखा जा सकता है। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व उसे कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा देते हैं। इस जो मौलिक अधिकार हैं क्या करते हैं, वो तो हमारे हैं ही, और सरकार के जो कार्य होते हैं कुछ कार्यों पर प्रतिबंध भी लगाते हैं। तो उसी में क्या है, जो हमारे ये नीति निर्देशक तत्व हैं क्या करते हैं, वो हमें इस चीज़ की प्रेरणा देते हैं। और मौलिक अधिकार खास तौर से व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित करते हैं। जैसा कि पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं। पूरे समाज का जो नीति निर्देशक तत्व हैं पूरे समाज की हित की बात करते हैं। ये अगला है दोस्तों, लिखा हुआ है कि कभी कभी जब सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करती है तो वे नागरिक के मौलिक अधिकारों से टकरा जाते हैं। यानी कि जब सरकार इनको लागू करने के बारे में सोचती है तो क्या होता है, बीच में मौलिक अधिकार भी आ जाते हैं। उसी के चलते इनको लागू कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। बात करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों वापस आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानेंगे। देखो, जो इसकी परिभाषा है, ये जो इसकी परिभाषा दी गई है, ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा जो है वो अवधारणा अनुच्छेद 36 में दी गई है। राज्य की जो परिभाषा दी गई है निर्देशक तत्वों की, किसमें दी गई है, वो अनुच्छेद 36 में दी गई है। आगे दोस्तों बात करेंगे, नंबर 2 पे दिया हुआ है नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा अपवर्तनीय है। इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, यानी कि जो दूसरा है वो पॉइंट क्या है कि नीति निर्देशक तत्व जो न्यायालय में अपवर्तनीय है, न्यायालय में अपवर्तनीय रखा गया है। और इसको किसमें लिखा गया है, अनुच्छेद 36 में ये बात कही गई है। अगला है दोस्तों, बात करेंगे दोस्तों नंबर 3, राज्य के कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा। जो राज्य का जो लोक कल्याण है उसकी जो अभिवृद्धि के लिए, उसके प्रोग्रेस के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा। ये बात नीति निर्देशक तत्व के द्वारा अनुच्छेद 38 में कही गई है, अनुच्छेद 38 में कही गई है। अगला है दोस्तों नंबर 4, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। जो राज्य के द्वारा अनुसरणीय होंगे कुछ तत्वों के बारे में बात की गई है, उनका जो वो अनुच्छेद 39 में मेंशन किए गए हैं। सामाजिक न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, जो विधिक मतलब न्यायिक सहायता जो है, इसकी बात कही गई है, वो अनुच्छेद 39 में कही गई है। अगला है दोस्तों नंबर 5, ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है, वो अनुच्छेद 14 में। अगला है दोस्तों 6,
कुछ दशाओं, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। यानी कुछ दशाओं में काम यानी कि कार्य करना, और शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ये बात कही गई है अनुच्छेद 41 में। अगला है दोस्तों नंबर 7, कार्य की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। ये बात कही गई है आर्टिकल 42 यानी 42 में। कार्य की जो न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का अनुबंध। आगे बात करेंगे दोस्तों, इसमें कुछ टर्म दिए गए हैं, जैसे न्याय संगत यानी कि जो न्याय होगा उसके पक्ष में बात करना, और मानवोचित यानी कि जो मानव के लिए जो उचित होगा उन्हीं दशाओं में जिसकी उनकी सहायता करेगा, ये जिनका प्रबंध करेगा, वो किस में कही गई है? अनुच्छेद 42 में कही, अनुच्छेद 42 में बात कही गई है। अगला है दोस्तों नंबर 8, बात करेंगे नंबर 8, कर्मचारियों के लिए निर्वाहन योग्य मजदूरी, यानी कि उनके लिए इतनी मजदूरी देना कि वो अपने जीवन व्यापन कर सकें, ये बात कही गई है अनुच्छेद 43 में। अगला है उद्योग, इसी में मेंशन हुआ है, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, यानी कि जो उद्योग के जो प्रबंध है उसमें जो कर्म कारक है उनका पार्टिसिपेट करना, उनका भाग लेना। अगला है दोस्तों 9, देश के समस्त नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी कि कोड, यानी कि जो देश के जो समस्त नागरिक हैं उनके लिए एक समान यानी कि सभी के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान किया गया है। इसमें पूरा रिकॉर्ड नहीं हुआ है। समान तो यहाँ से है आपका समान सिविल संहिता, ये बात कही गई है अनुच्छेद 44 में। दोस्तों ये बात किसमें कही गई है? अनुच्छेद 44 में बात कही गई है, अनुच्छेद 44 में। अगला दोस्तों बात करेंगे दोस्तों, उसमें जो संहिता शब्द यूज हुआ था, उस संहिता शब्द का अर्थ जानने में क्या होता है। लिखा हुआ है संहिता, संहिता का अर्थ एक पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलर, यानी कि सभी के लिए एक समान और जो सभी पंथों के लिए समान रूप से होता है। यानी कि संहिता का जो अर्थ होता है पंथ निरपेक्ष होता है, पंथ निरपेक्ष कानून होता है जो सभी पंथों के लिए, सभी धर्मों के लिए क्या है, समान रूप से होता है। संहिता का शब्द, संहिता टर्मोलॉजी यूज हुई है, उसका मतलब यही है। अगला है दोस्तों, बात करेंगे नंबर 10, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, यानी कि जो बालक हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध किया जाएगा। ये बात कही गई अनुच्छेद 45 में। वैसे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा कर दी गई है। अगला दोस्तों 11 बात करेंगे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, या जो दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, यह कही गई बात आर्टिकल 46 में। अनुसूचित जाति जैसे जो SC/ST वाले होते हैं वो सब, और दुर्बलों के लिए, दुर्बल वर्ग जो होते हैं उनके लिए शिक्षा संबंधी हितों की बात कही गई है आर्टिकल 46 में निर्देशक तत्व के उपलक्ष्य में। अगला है दोस्तों नंबर 12, बात करेंगे दोस्तों नंबर 12, पोषाहार स्तर और जीवन को ऊंचा तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने,
यानी कि जो इसमें बात कही गई 12 है, इसमें 12 में बात कही गई है कि पोषाहार स्तर, यानी जो डाइट का जो लेवल है और जीवन को ऊंचा तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करना। अगला दोस्तों 13 बात करेंगे कृषि और पशुपालन का संगठन, जो कृषि है और पशुपालन है उसका संगठन, ये बात कही गई आर्टिकल 48 में। अगला दोस्तों 14 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण देना, यानी कि जो राष्ट्रीय जो महत्व है, उनके जो स्मारक हैं बने हुए हैं, स्थानों, वस्तुओं तथा इन सबका संरक्षण देना, इनको सुरक्षा देना, अनुच्छेद बात कही गई है अनुच्छेद 49 में। अगला दोस्तों बात करेंगे दोस्तों पॉइंट नंबर 15 कार्यपालिका और न्यायपालिका से पृथककरण। पृथककरण मतलब अलगाव, इनको अलग करना चाहिए, ये बात कही गई है अनुच्छेद 50 में, यानी 50 में। अगला दोस्तों लास्ट अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो बात करता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति हो और सुरक्षा की अभिवृद्धि हो, ये बात कही गई है अनुच्छेद 51 में। तो ये थे दोस्तों हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो राज्य मतलब होता है देश की बात की जाती है, राज्य मतलब ये होता है। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और जिसके लायक वीडियो हो उसको शेयर करें, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।